Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your IP educator for class 11th. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथन प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया अभी तक कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ये जो बेसिक चीजें हैं जो पाइथन प्रोग्राम में यूज की जाती हैं, क्या होती है, कैसे इनका यूज करना है, आइदर हमने इसे प्रैक्टिकली भी समझा। सो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कि पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो किस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है, कैसे हमें पाइथन में प्रोग्रामिंग करना है, पाइथन में जो आप प्रोग्राम बनाओगे वो प्रोग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, किन किन चीजों का हम यूज करते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को, ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके और जब भी फिर आप कोई प्रोग्राम बनाए तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो ये है एक बेसिक पाइथन का प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम में हर एक लाइन का क्या मतलब है, हर एक लाइन को हम कैसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है, वो पहले हम समझेंगे। ओके, सो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यदि बात करते हैं हम, सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई सी भी, है ना, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, कुछ कोड करते हैं, और उस कोड में जो भी आप लिख रहे हो, आप एक प्लस का साइन लिख रहे हो, आप कोई अल्फाबेट लिख रहे हो, तो उसका भी अपना मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था a=10 देखा था, तो एक वेरिएबल हुआ जिसमें 10 वैल्यू हमने असाइन की, तो वो 10 वैल्यू भी क्या है, एक डेटा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो उसे भी हमने डेटा टाइप में देखा। तो जब भी कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं तो प्रोग्राम करते टाइम हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक चीज का अपना मीनिंग होता है जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब इस बेसिक प्रोग्राम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है, क्या सिंबल लगाया हुआ है यहां पर, हैश। दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम क्या बता रहा है, दिस शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट, कि एक जो पाइथन का प्रोग्राम आप बनाओगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमने हैश में लिखा हुआ है मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ, और अब इस लाइन के बाद से मेन जो प्रोग्राम का कोड है वो फॉलो होगा। मतलब ये दो लाइन हमने सिर्फ यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है कि यहां से हम एक प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और अब प्रोग्राम आगे स्टार्ट होने वाला है, या दिस इज द बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो ये जो भी लिखा हुआ है दोनों लाइन, ये किस में लिखी हुई है आप देख सकते हो, हैश के साथ लिखी हुई है। तो हैश सिंबल का भी पाइथन प्रोग्रामिंग में अपना मीनिंग है। अब क्या मीनिंग है, हैश को हम बोलते हैं कमेंट्स। किस नाम से जानते हैं हैश को? कमेंट्स के नाम से। तो कोई भी कमेंट किससे शुरू होता है, हैश सिंबल से शुरू होता है। ठीक है, अब कमेंट का क्या मतलब हुआ, कमेंट का मतलब यह है कि जो लाइन आप प्रोग्रामिंग करते टाइम हैश के साथ फॉलो करोगे, हैश के साथ लिखोगे, वो लाइन पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो सिर्फ यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कि प्रोग्राम में आपने क्या चीजें यूज की है, ठीक है, किस चीज का प्रोग्राम बनाने वाले हो, राइट। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि कोई लाइन, यदि कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो आप हैश के साथ में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कमेंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कमेंट का मतलब समझ में आया कि जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो और उसमें यदि हैश के साथ कुछ भी लिखोगे तो पाइथन इंटरप्रेटर जो कोड को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है और हमें आंसर रिटर्न करता है, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद हमने लिखा है a=15, b=a-10। अब ये दोनों लाइन का मतलब आप सभी को अच्छे से क्लियर है, हम पहले पढ़ चुके हैं। a=15, a एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, 15 एक इंटीजर वैल्यू है ना, तो 15 एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके a में आ गया है। अब a एक लेबल है, वेरिएबल है, जो 15 वैल्यू जहां मेमोरी में सेव होगी उससे पॉइंट करेगा, है ना, और इसकी वैल्यू परमानेंट नहीं होती है, चेंज हो सकती है। आप एक ही वैल्यू आने वाले आगे प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हो, जो हमने वेरिएबल कांस्टेंट में पढ़ा था। बात समझ में आ गई? अब जिसने वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी, लास्ट वीडियो, तो सबसे पहले वो देखो ताकि आपको ये लाइन का मतलब और अच्छे से समझ में आ सकेगा। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा है, b=a-10। b=a-10 मतलब a की वैल्यू 15 माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जिसमें से 10 माइनस होगा। एक एक वर्ड का मतलब समझिए, एक वेरिएबल था जिसमें 15 था, माइनस का मतलब माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने यूज करा और 10 एक और इंटीजर वैल्यू यूज किए, तो 15 में से 10 माइनस होगा मतलब कि 5 आ जाने वाला है किसमें, b नाम के वेरिएबल में। किसके थ्रू आएगा, इस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आएगा। ओके, सो बात समझ में आ गई, दोनों
ऑब्जेक्ट्स की ना, उसके बाद हमने यूज करा है प्रिंट ब्रैकेट में a+3। देखो a की वैल्यू 15 है, 15 + 3 इस ब्रैकेट में जो प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर जो a की वैल्यू में 3 को प्लस करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी फिर मतलब 15 + 3 18 उसे स्क्रीन पर प्रिंट कौन करेगा, ये प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट एक फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इतने 3 लाइन का मतलब क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत इजी है, समझ भी आया होगा। अब इसके बाद वाली लाइन देखो, इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले ये डिस्कस कर लेते हैं a = 15 b = a-10 और प्रिंट a+3। ये जो 3 लाइन हमने लिखी हुई है, इन 3 लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या हुए, जिसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रहा है, जो भी लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हो, ठीक है, जो कोड को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक्सप्रेशंस हुआ, ठीक है। अब इन्हें एक्सप्रेशन भी बोलते हैं और इन्हें साथ ही साथ हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी भी लाइन आप लिखोगे, सपोज इस प्रोग्राम में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज 8 9 लाइंस लिखी हुई है, तो ये क्या हुए, सारे लाइन ऑफ कोड हुए, समझ में आया। लेकिन ये सभी एक एक्सप्रेशंस की तरह भी ट्रीट करेंगे और इनकी जब कोई वैल्यू आपको मिलेगी, ये जब एग्जीक्यूट होंगे, ये काम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो कहलाएगा स्टेटमेंट। तो बात समझ में आई कि a में 15 असाइन हुआ, मैंने ऐसा कहा, ये इस वैल्यू से हमें पता चला, तो इस पे क्या एक्शन हो रहा है कि 15 इज असाइंड इन a, तो ये क्या हुआ है कि स्टेटमेंट एक्शन हो रहा है ना, कुछ क्या एक्शन हो रहा है कि 15 इज असाइंड टू है। अब यहाँ पे a - 10 मतलब 15 - 10 कैलकुलेशन हुआ और उसकी वैल्यू फिर b में असाइन हुई, तो ये एक्शन इसमें टेक्स प्लेस हो रहा है, तो ये एक्शन इसमें हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। तो जब कोई लाइन प्रोग्रामिंग में आप लिखते हो तो वो एक एक्सप्रेशन की तरह होती है, ठीक है, और उसमें क्या एक्शन हो रहा है वो बताता है स्टेटमेंट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट लाइन, इफ b इज ग्रेटर देन 5। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है, याद कर लो कि इफ एक स्टेटमेंट हमने यहां यूज किया है, क्योंकि आने वाली 2-3 वीडियोस के बाद हम इफ स्टेटमेंट को भी देखने वाले हैं डिटेल में। तो अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इफ b इज ग्रेटर देन 5 मतलब b की वैल्यू यदि ग्रेटर देन होती है 5 से, अब ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर जो पढ़ा था हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो b की वैल्यू यहां पे हमने क्या कैलकुलेट की थी, 15 - 10 5 क्या 5 से ग्रेटर देन है इफ की वैल्यू। इफ 5 इज ग्रेटर देन 5 देन या तो 2 वैल्यू रिटर्न होगी आपको ट्रू यदि होगा और नहीं होगा तो फॉल्स। तो इफ हमेशा 2 वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अब इस ट्रू फॉल्स को आपको कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो अब यहां देखो इसके बाद में लगाया हुआ है कॉलन, तो ये कॉलन क्या इंडिकेट करता है, कॉलन इंडिकेट कर रहा है कि आप यहां से एक ब्लॉक शुरू कर रहे हो, मतलब ये पूरा प्रोग्राम है, कोड है, उसके अंदर आप कोई सब ब्लॉक बना रहे हो, सब कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो इफ के बाद अंदर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगा, कुछ एक्सप्रेशन आएगा जिसका यूज हम करने वाले हैं। तो आप देखो अब ये जो सीक्वेंस चल रहा था वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हुआ, एक टैब, एक इंडेक्स एक इंडेंटेशन देकर यहां से स्टार्ट किया है कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 5 या b इज ग्रेटर देन 5 देन प्रिंट क्या करे, वैल्यू ऑफ a वाज मोर देन 15 इनिशियली, ये वैल्यू प्रिंट कर दे। एल्स ये नेक्स्ट ब्लॉक आया, देखो उसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, कॉलन। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रिंट करे, वैल्यू ऑफ a वाज 15 और लेस इनिशियली, ठीक है। तो अभी ये नहीं भी समझ में आ रहा है यदि इफ ब्लॉक, तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें इस तरीके के एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, ब्लॉक्स और इंडेंटेशन का यूज करना है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को जो अभी हमने इस प्रोग्राम में देखी, क्या देखा, कमेंट्स देखा, स्टेटमेंट देखा, इंडेंटेशन देखा, ये इंडेंटेशन है ना, ये क्या होता है ये भी समझेंगे। देन एक्सप्रेशंस देखा, ब्लॉक्स देखे, अब इनलाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी क्या होते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि इतनी सारी चीजों को आज हमें इसमें पढ़ना है, और कोई भी जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो यही सारी चीजें आपको प्रोग्रामिंग में मिलना है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। अब इसे हम 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन ऑफ कोड को, और ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि द वेरियस कंपोनेंट्स of a basic program structure in Python are expressions, statements, comments and block and indentation. जो अभी हमने प्रोग्राम में देखे 5 कंपोनेंट्स, वो क्या थे, 4 कंपोनेंट्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। हर पाइथन प्रोग्राम में यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर ही पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट होती है, फाइन। तो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या होता है, लेकिन एक्सप्रेशन को समझने के पहले समझ लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स।
देखो ऑपरेटर्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ऑपरेटर्स हमने देखे थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, है ना, साथ ही साथ हमने कुछ बिट वाइज ऑपरेटर और मर्ज वाले ऑपरेटर्स भी देखे थे। अब इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, जैसे मैथ में आपने बॉडमास रूल सुना है ना, ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, है ना। सेम यहां पर भी जब एक्सप्रेशंस में कोई ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है तो उन ऑपरेटर्स को किस प्रेसिडेंस में सॉल्व करना चाहिए, जैसे मैथ्स में बॉडमास रूल होता है वैसे यहां पे भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। सो व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर, जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, देन प्रेसिडेंस ऑर्डर और हायरार्की डिटरमाइंस व्हिच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर, ठीक है। हायर प्रेसिडेंस का जो ऑपरेटर होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर दैट लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूं यहां पर, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा s इज इक्वल्स टू 2 + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई और फिर लिखा 3 या सपोज 9 डिवाइड बाय 3। तो अब आप यहां देखिए कि हमने यहां मल्टीपल ऑपरेटर यूज किए हैं, प्लस, इनटू और डिवीजन, ये हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। देन ये हो गई पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा। तो यहां पे सबसे पहले होता है क्या, ब्रैकेट सॉल्व, समझ में आया। तो इसीलिए ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेट की हुई है कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेट की है। प्रेसिडेंस में ये बताया है कि सबसे पहली हायर प्रेसिडेंस किसकी होती है, हायर प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट्स की, ठीक है। ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, सर्कुलर ब्रैकेट्स, इनकी होती है, जिन्हें पैरेंथेसिस के नाम से जाना जाता है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे इन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा पैरेंथेसिस, देन उसके बाद में फिर वही जो बॉडमास रूल होता है मैथ का कि इन डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इस तरीके से फिर इनकी प्रेसिडेंस डिसाइड होती है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, पैरेंथेसिस कैलकुलेट होगी। अब पैरेंथेसिस भी देखो यहां पर 2 है, तो जब इस तरीके की कंडीशन आएगी तो इन स्टेटमेंट्स को लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ये चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब पहले 2 + 5 होगा, देन फिर 9 डिवाइड बाय 3 होगा, इसका आंसर आएगा 7, मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 3 का आंसर आएगा 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो जाना है, देन आंसर विल 22। तो s की वैल्यू क्या बन जानी है, 22। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिल्कुल जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वैसे ही होती है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हो गई वो कुछ इस तरीके से, आपकी बुक में भी ये टेबल शो हो रही होगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर मतलब पैरेंथेसिस सबसे हायर प्रायोरिटी पे होता है जो ग्रुपिंग करता है, ठीक है, ऑपरेटर्स की। ना उसके बाद डबल स्टार मतलब एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल सबको क्लियर है ना, पावर करना नंबर्स की। नाउ प्लस x माइनस x, ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, है ना, जो खुद से ही ऐड होते हैं, खुद से ही माइनस होते हैं, ओके, जो सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट इनटू, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, वो सारे ऑपरेटर्स आते हैं। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूं इसी ऑर्डर में डिक्रीज होती जाती है इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। सबसे पहले पैरेंथेसिस होगा, फिर डबल स्टार, फिर यूनरी ऑपरेटर्स, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन आफ्टर दैट आएगा कौन सा ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, देन फिर बूलियन, नॉट, एंड और। बूलियन जो ऑपरेशंस होते हैं ना, लॉजिकल एंड और नॉट, वही सारे ऑपरेशंस आफ्टर दैट आते हैं। तो दिस इज द प्रेसिडेंस हायर टू लोअर। अब ये प्रेसिडेंस मैंने यहां क्यों बताई, क्योंकि हर एक ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। अब इन ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं कहां पर, एक्सप्रेशंस में। तो एक्सप्रेशंस जानने के पहले हमें इनकी प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशंस में जब कोई कैलकुलेशन होगा, कोई ऑपरेटर्स का यूज होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसीलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने यहां पर डिस्कस किया है। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इज द एक्सप्रेशन. An expression is defined as the combination of constants, variables and operators.
अब देखो कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, इनसे आप सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हो क्योंकि इनकी हमने एक एक सेपरेट वीडियो बनाई है और वो सभी वीडियोस आपने देखी होगी, होप और समझा भी होगा। तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू, एक्सप्रेशन में हमेशा कोई ना कोई वैल्यू इवैल्यूएट होती है। अ वैल्यू और अ स्टैंडअलोन वेरिएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन बट अ स्टैंडअलोन ऑपरेटर इज नॉट एक्सप्रेशन। मतलब कि एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स हो सकते हैं लेकिन किसी ऑपरेटर को आप एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हो। सपोज आपने प्लस का साइन लिया तो ये एक ऑपरेटर है बट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब यहां हमने लिखा सपोज s+2, s में कोई वैल्यू है तो ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन ये कोई ऑपरेटर नहीं होगा पूरा। बात समझ में आ गई? तो ऑपरेटर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ओके, सम वैल्यूज ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस आर। अब जैसे हमने जो अभी प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, कौन सा, b = a-10। तो यहां पर a-10 कैलकुलेट होगा और उसकी वैल्यू कहां आ जाएगी, b में आ जाएगी। तो यहां कोई वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जैसे num -20.4। अब नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें से 20.4 माइनस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये भी एक एक्सप्रेशन है। देखो इसको ध्यान से देखो, यहां पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की है। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, देन फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो जैसे मैथ्स में बॉडमास रूल होता है सेम वैसे यहां पे भी पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेट की हुई है उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करता है किसी भी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा है, ग्लोबल और सिटीजन, ठीक है। अब यहां पे देखो कैसे लिखा हुआ है, इसको डबल इन्वर्टेड्स में लिखा हुआ है ग्लोबल एंड देन सिटीजन भी। जब डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है इट मींस कि एक स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग को यदि आपको कॉन्केट करना है तो कॉन्केट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर का। इसका भी एग्जांपल हमने ऑपरेटर्स जब पढ़ा था तब देखा था, ठीक है। तो अब आपको एग्जांपल समझ में आए एक्सप्रेशंस के। नाउ इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स मल्टीप्लाई, डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस देन प्लस एंड माइनस। ओके, प्रेसिडेंस हमने देखा, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पैरेंथेसिस इनकी हायर प्रेसिडेंस थी, किससे, प्लस माइनस से। नाउ इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। द एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएट फर्स्ट। जो पैरेंथेसिस में लिखा है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। फॉर ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस, अब जैसा मैंने बताया था कि अगर दो से ज्यादा पैरेंथेसिस हो रही है तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में इवैल्यूएशन होगा। किस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आई? सो फॉर ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस द एक्सप्रेशंस इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है, इसी को एक्सप्रेशंस कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या हुए, एक्सप्रेशंस देख लिए। While an expression represents something, देखो एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। A statement is programming instruction that does something. Some actions takes place. ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर बच्चे एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। अब एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट उसके अंदर जो लिखा है वो तो हमें समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा a = 10, b = 20 एंड c = a+b, बहुत इजी कोड है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये है क्या एक्चुअली, इसे किस नाम से जाना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? इसे जाना जाता है एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। अब इन दोनों की क्या डेफिनेशन हुई तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो यही बच्चे जनरली क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कोड तो हमें समझ में आ रहा है, हम लिख भी रहे हैं, हम कोडिंग भी कर रहे हैं, हर चीजें कैलकुलेट हो रही है, लेकिन ये इन्हें कहते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। जैसे यहाँ पे a = 10, b = 20, c = a+b, ये तीन एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बट स्टेटमेंट क्या हुआ है, स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग। लेकिन ये 10 वैल्यू a में असाइन हुई, ये किसने बताया, ये एक्शन कैसे हुआ, इसे स्टेटमेंट कहा है। समझ में आया? a और b की वैल्यू प्लस ऑपरेटर ने प्लस की, इसकी वैल्यू c में असाइन हुई, इट इज अ स्टेटमेंट, है ना। जो एक्शन हो रहा है उसे हम स्टेटमेंट कह रहे हैं। सम एक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल जो हमने अभी प्रोग्राम में देखे, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, उसमें प्रिंट हेलो इफ b > 5 : तो अब देखो प्रिंट हेलो
हैश के आगे हमने क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट कॉल्स प्रिंट फंक्शन, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू हेलो प्रिंट हो जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, हेलो को, मैसेज को प्रिंट करेगा। और प्रिंट फंक्शन हमने बहुत सी बार प्रैक्टिकल में भी देखा है, ठीक है। अब इफ b इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। क्या है ये, एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। इफ जो फंक्शन है या इफ जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, ये चेक करेगा कि क्या b की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, ये काम करेगा, ये एक्शन टेक्स प्लेस करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। स्टेटमेंट क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डज समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। और एक्सप्रेशंस क्या हुए, जिसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रहे हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेट होती है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है, दैट एक्सप्रेस समथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। फाइन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स। कमेंट्स देखे हमने कि वो लाइन जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, जो हैश से फॉलो की जाती है। किससे फॉलो की जाती है, हैश से। वो क्या कहलाती है, कमेंट्स कहलाती है। जैसे सपोज हैश से हमने ऐसा लिख दिया, अभी हमने देखा था कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो अब पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये लाइन हमने हैश से लिखी है और हैश इंडिकेट करता है कमेंट्स को। कमेंट को कभी भी कोई पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर किसी लैंग्वेज में कमेंट होते हैं। जैसे जावा में हैश से लिखा जाता है, C++ में भी ऐसे हैश से कमेंट को इंडिकेट किया जाता है। तो पाइथन में कैसे इंडिकेट किया जाता है कमेंट को, हैश सिंबल से। फाइन। सो कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज रीड बाय द प्रोग्रामर्स, जो किसके थ्रू रीड किए जाते हैं, किसके थ्रू अंडरस्टैंड किए जाते हैं, प्रोग्रामर्स के थ्रू, बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। किसके थ्रू इग्नोर किए जाते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। इन पाइथन कमेंट्स बिगिन विथ अ हैश सिंबल, इसे हैश भी कहते हैं और इसे पाउंड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। हैश कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप, पाउंड कैरेक्टर भी बोल सकते हो। एंड विद द एंड ऑफ फिजिकल लाइन। और एंड कैसे होता है, कमेंट जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, लाइन लिख रहे हो, वहां पे एंड हो जाता है, ओके। अब यहाँ कमेंट भी दो टाइप के होते हैं। कैसे दो टाइप के होते हैं, इनलाइन कमेंट भी होते हैं और दूसरे यदि बात करें हम तो मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं। कितने टाइप के कमेंट होते हैं, इनलाइन एंड मल्टी लाइन। इनलाइन मतलब कोड के साथ, प्रोग्राम के साथ आपने कोई कमेंट ऐड कर दिया तो वो इनलाइन हो गया। और मल्टी लाइन मतलब जब आप एक से ज्यादा लाइन में कमेंट लिखना चाहते हो तो मल्टी लाइन होते हैं। अब इनलाइन और मल्टी लाइन को कैसे यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो देख लेते हैं, ओके। सो इनलाइन कमेंट, द इनलाइन कमेंट स्टार्ट्स विथ अ हैश इन द मिडल ऑफ द फिजिकल लाइन आफ्टर पाइथन कोड। देखो, पाइथन कोड के बाद, आफ्टर पाइथन कोड, जब आप हैश से कोई भी लाइन लिखते हो, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, तो वो इनलाइन टेक्स्ट, इनलाइन कमेंट कहलाता है। जैसे इफ b इज लेस देन 5, उसके बाद हमने क्या लिख दिया हैश के साथ, कॉलन मींस इट रिक्वायर्स अ ब्लॉक। यहाँ पे जो कॉलन है ना, कॉलन का साइन जो लगा हुआ है, डबल डॉट, ये बता रहा है कि यहां से एक ब्लॉक शुरू हुआ है। सो दिस इज इनलाइन कमेंट, कि कोड के साथ में हैश लगा के जब आप कोई कमेंट ऐड कर रहे हो, कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हो, तो वो इनलाइन कमेंट हुआ। अब मल्टीलाइन कमेंट क्या होता है, ओके। सो मल्टीलाइन कमेंट क्या होते हैं, अब यू कैन एंटर अ मल्टीलाइन कमेंट इन पाइथन कोड इन 2 वेज। दो तरीके से हम मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट वे देखो क्या है कि हैश सिंबल का यूज करते हैं हम और मल्टीपल टाइम हैश सिंबल को यूज कर लेते हैं जितनी टाइम आपको कमेंट को ऐड करना है। सो ऐड अ हैश सिंबल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन पार्ट ऑफ द मल्टीलाइन कमेंट। जैसे कि यहाँ पे 3 मल्टीलाइन कमेंट क्रिएट किए हुए हैं, देखो आप, तो ये हो गए मल्टीलाइन कमेंट, मतलब इन्होंने 3 बार हैश सिंबल का यूज किया है। फर्स्ट हैश सिंबल का यूज किया और लिखा है मल्टीलाइन कमेंट्स आर यूजफुल फॉर डिटेल एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेकंड हैशटैग का यूज कर लिया, रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग इन क्वेश्चन। थर्ड हैशटैग का यूज किया, इट हेल्प्स क्लैरिफाई सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये क्या हुई, एक से ज्यादा लाइन हो गई, तो आप हैश का यूज करके भी इस तरीके से मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो अभी हमने बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में भी 2 बार देखा था, हैशटैग का यूज किया था। अब इसके अलावा एक और वे होता है मल्टीलाइन कमेंट का, जहां पे हम इस हैश का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हैश का जब यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, टाइप कमेंट एज अ ट्रिपल कोटेड मल्टीलाइन स्ट्रिंग। कैसे करते हैं हम इसको यूज, ट्रिपल कोटेड मल्टीलाइन स्ट्रिंग का यूज करके।
अब इससे ध्यान से देखो, ये एग्जाम्पल है, ये आपको दिख रहा है ट्रिपल कॉटेड मल्टीलाइन स्ट्रिंग, मतलब कि ट्रिपल कॉट, आपको 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉट लिखना है और यहाँ पे अपना कमेंट लिखना है। अब ये कमेंट आप कितनी भी लाइंस में लिख लो, जहां भी आपको एंड करना है। अब सपोज मुझे यहाँ पे एंड करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मल्टीलाइन कमेंट कर सकते हो। तो 2 तरीके क्या हुए कि सपोज आपको 4 लाइन ऑफ कोड लिखना है तो आप 4 बार हैश सिंबल का यूज करो, या फिर आप हैश सिंबल का यूज नहीं करना चाहते हो तब आप 3 बार सिंगल कोट्स को स्टार्ट करो या एंड करो। ट्रिपल कॉटेड स्ट्रिंग का यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहां पे क्रिएट किया हुआ है, देखो ये ट्रिपल कॉटेड स्ट्रिंग क्रिएट की है। Multi-line comments are useful for detailed additional information related to program in question. It helps to clarify certain important things. Then triple quoted string को close कर दिया, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम कमेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कमेंट्स का, कि पाइथन प्रोग्रामिंग में कमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, हैश का। इनलाइन कमेंट के लिए भी हैश का यूज किया जाता है। मल्टीलाइन कमेंट आप हैश के थ्रू भी लिख सकते हो, साथ ही साथ मल्टीलाइन कमेंट हम सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग के साथ। ये 3 बार कोटेड स्ट्रिंग का यूज करना है, ओके। सो ये दोनों चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, ओके, क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यूज फिलअप किसी में भी पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम इज ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। क्या है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन? अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। तो पहले इंडेंटेशन और ब्लॉक समझने के पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। कोई सा भी सॉफ्टवेयर यदि आपने यूज करा है, सपोज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया है, तो उसमें जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, क्या क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट। सपोज हम ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ओके। अब इस डॉक्यूमेंट में आप जो भी लिखते हो तो स्पेस होती है, इंडेंटेशन होता है। कीबोर्ड से आप टैब की प्रेस करते हो, है ना, तो सिंपल वही चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में भी, इंडेंटेशन। सपोज हम कोई लाइन लिख रहे हैं, तो वो लाइन हमने यहां से शुरू करी, ठीक है, और ये लाइंस हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ये लाइंस हमने यहाँ पे लिखना शुरू की, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट पैराग्राफ आप इस यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तब आपने क्या किया, ये नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आया तो उसे आपने इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हमने किया। अब ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट में बन गया, मतलब ये पहला पैराग्राफ था, ये दूसरा पैराग्राफ था, ये तीसरा पैराग्राफ था। अब यहाँ पे ये जो स्पेस आपको दिख रही है, कौन सी स्पेस, ये क्या कहलाती है, यही टैब स्पेस और इंडेंटेशन कहलाता है। अब बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम बात करें C++, जावा, PHP, ASP.NET, VB.NET की, तो उन सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जब आपको इस तरीके का इंडेंटेशन क्रिएट करना होता है तो वहां यूज किए जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब जैसे अभी हमने एक पाइथन का प्रोग्राम देखा जिसमें हमने क्या देखा कि कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हुए, ओके। अब इन लाइन ऑफ कोड के बाद आपने एक ब्लॉक स्टार्ट किया, ठीक है, इफ का। ये आपने लाइन ऑफ कोड लिखा, उसकी वैल्यू यहां से शुरू हुई, फिर ये दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है, उसकी वैल्यू यहां से शुरू हुई। तो मतलब ये जो क्रिएट हुआ है ये है आपका ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या हो गया, एक पूरे प्रोग्राम का, ये पूरे प्रोग्राम का, ये पूरा एक प्रोग्राम कोड है आपका, ये पूरा एक प्रोग्राम है, और उसमें ये जो आपको शो हो रहा है ये कहलाता है एक ब्लॉक। क्या कहलाता है, ब्लॉक, जिसमें यूज होता है इंडेंटेशन। अब यहां देखो ये स्पेस आपकी लीव हुई है, मतलब कि पाइथन प्रोग्रामिंग में आप जो भी ब्लॉक्स क्रिएट करते हो उन ब्लॉक्स में इंडेंटेशन अपने आप होता है, आपको स्पेस देने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड कैसे क्रिएट करते हैं हम, जब हम किसी स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, कोई फंक्शन जब आप क्रिएट कर रहे हो तब। अब ये स्टेटमेंट्स जो लूप स्टेटमेंट, इफ, एल्स, फंक्शंस, ये सब हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का और ब्लॉक्स का। तो होल प्रोग्राम में जब आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हो तो उन ब्लॉक्स में इंडेंटेशन होता है कि ब्लॉक के अंदर जो आप लिख रहे हो वो एक स्पेस लीव करके आगे चला जाता है, मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि आपने एक ब्लॉक का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करते हैं। फाइन। So sometimes a group of statement is a part of another statement or a function. So such a group or more statement is called block or code block or suite. ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, है ना, मतलब आपने पूरा प्रोग्राम कोड बनाया है, उसमें यदि आप कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को अलग से इंडिकेट करना चाहते हो तो वो ब्लॉक हुआ, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जो हमने प्रोग्राम देखा था उसमें इफ b लेस देन 5 लिखा था, तो ये क्या था, एक अलग से ब्लॉक बना था, एक अलग से स्टेटमेंट था, ठीक है, जिसके आगे कॉलन आपको शो हो रहा था। अब कॉलन क्या इंडिकेट करता है कि ये एक ब्लॉक है, ये अलग से आप एक ब्लॉक बना रहे हो पूरे प्रोग्राम कोड में। तो जब ये ब्लॉक को इंडिकेट करा, मतलब कि इसके बाद वाली जो लाइन आएगी वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी, एक इंडेंटेशन यहां पे सेट होगा, जो भी लाइन होगी वो एक स्पेस लेकर, एक फिक्स्ड स्पेस लेकर आगे से स्टार्ट होगी। तो अब देखो इस इफ के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट हमने दो यूज करे और दोनों आपको यहां से स्टार्ट होते हुए शो हो रहे हैं, जबकि इफ आपको यहां से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये क्या कहलाया, ये एक ब्लॉक कहलाया। इस ब्लॉक के अंदर जो आपने स्टेटमेंट यूज करे हैं वो इंडेंटेशन के फॉर्म में सेट हुए हैं। ओके, सो 4 स्पेसेस टुगेदर मार्क अ नेक्स्ट इंडेंट लेवल। अब कितनी स्पेसेस मिलकर एक इंडेंट बनाते हैं? तो यहां पे 4 स्पेसेस, मतलब आप जब 4 स्पेस देते हो तो इससे बनता है एक इंडेंट, मतलब एक टैब। समझ में आया? जो कीबोर्ड से हम टैब प्रेस करते हैं तो एक टैब में जितनी स्पेसेस होती है ना, जस्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉक विद ऑल इट्स स्टेटमेंट्स एट सेम इंडेंटेशन लेवल। अब यहाँ पे दोनों प्रिंट स्टेटमेंट आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम लेवल पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है ना कि पहला प्रिंट यहां से शुरू हुआ है फिर यहां से शुरू हुआ है या कोई और आगे से शुरू हो रहा है, नहीं, उन दोनों के सेम इंडेंटेशन लेवल है। तो बेसिकली इंडेंटेशन स्पेसिंग को ही शो करता है और पाइथन इसे ऑटोमेटिकली अलाउ करता है। Okay, so many languages like C, Java, etc. use symbols like curly brackets. अब many languages इसे कैसे यूज करते हैं, curly brackets की तरफ, ठीक है। सपोज यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि if b is less than 5, तो आपको एक curly bracket लगाना है, फिर उसके बाद में आप यूज करोगे प्रिंट फंक्शन का या जो भी आपको फंक्शंस यूज करने, देन curly bracket एंड होगा। तो ये होता है C में, जावा में। समझ आ रहा है आपको कि कर्ली ब्रैकेट से एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है और यहां कोई इंडेंटेशन नहीं होता है। यहां क्या होता है, कोई इंडेंटेशन नहीं होता है सी जावा में। तो पॉपुलर क्यों डिफरेंट, पाइथन क्यों डिफरेंट हुई? पाइथन इसलिए डिफरेंट हुई क्योंकि यहां पर इंडेंटेशन का एक अच्छा फीचर है कि आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है, साथ ही साथ यहां पे इंडेंटेशन ही बता देता है कि आपने एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखोगे, इफ के अंदर जो भी लिखोगे, वो ऑटोमेटिकली इतनी स्पेस के बाद में सेट हो जाना है। ओके, सो बात समझ में आई? नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है, इफ के आगे b लेस देन a, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 3 कोड लिखे हुए हैं, ठीक, मतलब ये देखो एक सेम सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहे, इतनी स्पेस है, ये 4 स्पेस की एक स्पेस लीव की हुई है। देखो यही कहलाया इंडेंटेशन कि इफ ब्लॉक में ये 3 स्टेटमेंट यूज हुए हैं। उसके बाद देखो प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट इफ के साथ शुरू हो रहा है, किसके साथ शुरू हो रहा है, इफ के साथ। ये एक ब्लॉक का इंडेंटेशन, ये बाकी आपके मेन प्रोग्राम का इंडेंटेशन। तो प्रिंट कहां से शुरू हुआ, इफ के साथ शुरू हुआ, मतलब कि ये जो इफ से यहां तक है ये एक ब्लॉक है जिसके अंदर ये 3 आपने कोड लिखे हुए हैं, जो कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, एक इंडेंटेशन के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो कोड आपने लिखा है वो इस ब्लॉक का कोड नहीं है, वो अलग से आपने लिखा है क्योंकि वो इफ के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है प्रिंट थैंक यू से, ठीक है। So this is a block part if statement. Notice all statement in same block have same indentation level. हर ब्लॉक का क्या है, यहाँ पे देखो आप if ब्लॉक के अंदर हर एक स्टेटमेंट का सेम इंडेंटेशन लेवल है। This statement is not part of its block as it is different indentation level. अब print statement का क्या है, different indentation level, तो वो इसका ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ओके, सो क्लियर हुआ अब इंडेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया। इसको ज्यादा आपको बहुत ज्यादा समझने की या फिर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात इतना समझ लो कि जो टैब स्पेसेस होती है, जैसे आप नया पैराग्राफ चेंज करते हो तो कैसे हम थोड़ा स्पेस देके लीव करते हैं, वैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग में पाइथन ने 4 स्पेसेस को एक इंडेंट के नाम से बताया है। जब भी कोई नया ब्लॉक हम यूज करेंगे, जैसे इफ ब्लॉक, इफ कॉमन है इसलिए उसका यूज किया हुआ है, बाकी आगे और फंक्शंस होते हैं जैसे फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, एल्स ब्लॉक होता है, और भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो उनमें जब आप कोई कोड लिखते हो ब्लॉक के अंदर,
तो वो एक स्पेस को लीव करके आगे बढ़ जाता है और वो स्पेस फिक्स्ड होती है। जब तक कि आपका ब्लॉक एंड नहीं होगा तब तक स्टेटमेंट उसी सेम स्पेस के साथ में चलेंगे। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में बताया। अब ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इफ ब्लॉक को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी सिर्फ ब्लॉक इंडेंटेशन की वजह से हमने इसको यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल शो किया। तो अब आपको मेन जो 4 पार्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में, कौन से 4 पार्ट हुए कोई भी प्रोग्राम में? स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, कमेंट एंड ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। तो स्टेटमेंट क्लियर, एक्सप्रेशंस क्लियर, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन क्लियर हुआ। कमेंट भी मैंने बता दिया, 2 टाइप के कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन एंड इन लाइन। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसमें हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि वाकई ब्लॉक इंडेंटेशन वर्क करते हैं, कि क्या वाकई पाइथन अपने आप ये इंडेंट स्पेस लीव करता है, ये इंडेंटेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। आज मैंने आपको ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग समझाई ताकि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। क्लियर? तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे YouTube से भी एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसे हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। जब भी गूगल पे आप www.magnetbrains.com टाइप करोगे तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते से इस होम पेज पे आप आ जाने वाले हो और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास 11th। सो क्लास 11th जैसे सिलेक्ट करोगे तब आप आ जाओगे अपने सब्जेक्ट्स पे और यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपना सब्जेक्ट क्लास 11th IP, देन सिलेक्ट वॉच नाउ। सो वॉच नाउ पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो अपने सब्जेक्ट पे आ जाने वाले हो। सब्जेक्ट में यहाँ नीचे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जानी है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड, है ना? सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड मतलब आपको 1 by 1 टॉपिक वाइज सारी वीडियो लेक्चर्स मिल जाना है, प्रैक्टिकल्स मिल जाने जो अभी तक हमने किए हैं। ओके, और यहां से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो यदि किसी भी वीडियो लेक्चर में आपको प्रॉब्लम है तो। नाउ मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ अच्छे अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो अपनी एग्जाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।